Hello, guys. Today we are here with Mr. Ankur Bansal sir and Sanket Bobade. एंड आज हम इस सेशन में उनका एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं। तो संकेत, आप बताना चाहोगे ऑडियंस को कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए मॉक इंटरव्यू देने आए हो? Okay. Hello everyone. My name is Sanket Anil Goge and I am pursuing MTech from IIT Gandhinagar. तो अभी मुझे बात के लिए इंटरव्यू कॉल आया है और आई होप इन फ्यूचर मुझे NPCL का भी कॉल आ जाएगा, तो इससे रिलेटेड दोनों रिलेटेड मॉक इंटरव्यू देने के लिए तैयार। So guys, we are in this session going to conduct a special mock interview with Sanket, and we have Ankur Bansal sir in our panel with me, myself Ankush Gupta, as you know. And this session will be helpful for all the people, all the candidates who are preparing for GATE 26 and 27. तो आप में से जो भी लोग आगे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं बार्क में, NPCL में या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको ये सेशन काफी हेल्पफुल रहेगा और आपको ये भी आइडिया लगेगा कि किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं और किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं लेवल बाय लेवल, कैसे फंडामेंटल से स्टार्ट होके उनकी एप्लीकेशंस और रियल वर्ल्ड एनालॉजी पे चीजें जाती हैं और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे जाती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ अंकुर बंसल सर हैं। सर, आप कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ? थैंक यू सर and welcome Sanket for the mock interview. So guys, इस mock interview को ध्यान से सुनना, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठना, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बार्क और NPCL की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तरह के कई सारे मॉक इंटरव्यूज अब आप डेली बेसिस पे देखोगे, बिकॉज एक सीरीज ऑफ मॉक इंटरव्यूज हम लेने वाले हैं और आई एम प्लानिंग फॉर मिनिमम 10 इंटरव्यूज। तो संकेत, आप भी जो बाकी के इंटरव्यूज होंगे उन्हें देखना, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। बिकॉज 10-15 इंटरव्यूज जब देखोगे, इस बार वाले, पिछली बार वाले, है ना, पिछली बार वालों की भी लिस्ट मैंने शेयर करी है ग्रुप पे, आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा आपको। तो वो भी देखे थे आपने पिछली बार वाले? यस आपने किया है, शेयर किया है, वो देखे दिए। हाँ, तो पिछली बार वाले इस बार वाले मिला के काफी हेल्प मिलती है इंटरव्यूज में ना। और ऑलमोस्ट ये लगा लो कि 70-80% वही क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल संकेत, आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद फिर मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, माय नेम इज संकेत अनिल गोखले। आई एम फ्रॉम सांगली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। आई एम परस्यूइंग MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT गांधीनगर and my project is shape memory polymer planes. I am complete my BTech in 2021 from Deepwater University. After that, I have also 1 year experience in the polymer industry, and after that, I take admission in the IIT. ओके, तो संकेत, आप ऑर्डर वाइज एक बार अपने सब्जेक्ट्स बता दो, प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे? हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। फर्स्ट पे आपने क्या बताया? हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर। थर्ड पे फ्लूइड मैकेनिक्स। फोर्थ पे केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। फिफ्थ पे कितने सर कोई भी रखो, फिर तो प्रिपेयर ही नहीं किया सर। नहीं, बताना पड़ेगा आपको फिफ्थ पे भी। ओके, देन सर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं। और आप मुझे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो हीट ट्रांसफर के शुरू में पूछा जाता है, बच्चों से करवाया जाता है उन्हें टॉपिक, कि हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि दोनों में हम हीट की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी हीट की बात करते हैं, हीट ट्रांसफर में भी हीट की बात करते हैं, तो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? सो हीट ट्रांसफर में हम ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। हीट ट्रांसफर में हम ट्रांसफर ऑफ जूल, मतलब जूल पर सेकंड में, मतलब कितना अमाउंट ऑफ कितना रेट हमें मिल रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट उतना रहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम कितना रेट हम कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन रेट हम हीट ट्रांसफर में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन 3 कंसेप्ट थ्रू हम हीट ट्रांसफर में स्टडी करते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क एंड हीट, मतलब वर्क एंड एनर्जी, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, ठीक है, गुड।
सुन के अच्छा लगा। तो आपने अभी नाम लिया वर्क और एनर्जी का, तो आप मुझे थोड़ा एनलाइटन करोगे वर्क और एनर्जी के बारे में कि वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली मुझे कहना था वर्क एंड हीट के बारे में। एक्चुअली वर्क इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी रहता है सर। इसके हमने एक सिस्टम लिया, एक सिस्टम में एक साइड से हीट ट्रांसफर किया, तो हीट मतलब वन क्लोज्ड सिस्टम हो गया। वन क्लोज्ड सिस्टम में हमने हीट किया, तो हीट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म टेम्परेचर फॉर्म में जाके थोड़ा सा संकेत एक्सपेंशन धीरे होगा, और धीरे बोलो, एक्सपेंशन के बाद हम बहुत वर्क। फास्ट जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा सा अपना पेस कम करो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। तो सर हम एक सिस्टम लेंगे, तो एक सिस्टम में हमने उसमें हीट अप्लाई किया या हीट दे दिया, तो उसका एक्सपांशन एक्सपांशन हो गया, और एक्सपांशन हम वर्क के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम हीट एंड वर्क के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई करते हैं। वैसे हम हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन इस थ्री मोड के साथ टेम्परेचर ट्रांसफर की स्टडी करते अच्छा, आपने कुछ एक्सपेंशन का बोला, एक्सपेंशन हुआ, वर्क हुआ, ऐसा कुछ बोला। हैं सर। तो ये एक्सपेंशन के साथ वर्क करना पड़ता है या वर्क हो जाता है जब एक्सपेंशन होता है तो? ओके सर, एक्चुअली हमने हीट दे दिया एक सिस्टम को, तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन हो जाता है सर। वो भी डिपेंड्स ऑन द अपना जो सिस्टम के अंदर कौन सा सब्सटेंस है, उसके उसके बेसिस पे डिपेंड रहता है। हीट देने से एक्सपेंशन होता है? यस। कौन सा एक सिस्टम मटेरियल है को, जिसको हीट देने से उसकी एक्सपेंशन हो जाती है? ओके जैसे कि हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कोई भी ले लिया, एक सिस्टम के अंदर है, एक क्लोज्ड सिस्टम है, तो क्लोज्ड सिस्टम के हमने एक मतलब एक वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी दे दो। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब मुझे कहना था हीट दे दो। तो हीट देने के बाद टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे, तो कांस्टेंट प्रेशर के हिसाब से, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर के हिसाब से हमें हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा। अदरवाइज टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इट्स ओके, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वहां पे एक्सपांशन होगा। मजा नहीं आ रहा। चलो आप मुझे ये बताओ कि जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, ये पेट्रोल इंजन कौन सी थर्मोडायनेमिक साइकिल के ऊपर डिजाइंड है? जो 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक जो इंजन है, वो कैरनट साइकिल के ऊपर दी जाए। कैरनट है? साइकिल नहीं भाई, क्या वो कार्नेट कहाँ से आ गए यहाँ पे? मतलब हीट इंजन के लिए हम देखेंगे तो आइडियल साइकिल कैरनट साइकिल में ही ये जो आपने प्रेफर स्ट्रोक्स पढ़े करते होगे हैं। ना, सक्शन होता है, फिर इग्निशन हाँ, होता है, ओके उसके ओके बाद ओके ओके। कंप्रेशन, को पहले कंप्रेशन, कंप्रेसर, फिर इग्निशन होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है। ये कौन से साइकिल के अंदर ये स्ट्रोक्स डिस्कस किए जाते हैं? सॉरी सर मुझे याद नहीं हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, ये सब होता है ना, मतलब। है। यस सर। पेट्रोल इंजन की वर्किंग पता है आपको कैसे होती है? वर्किंग सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है? यस, जस्ट मुझे गिव मी द मोमेंट फॉर ठीक। ओके सर, उसकी वर्किंग मुझे कंप्लीटली याद नहीं आ रही है, लेकिन जितना याद आ रहा है सब उतना बता सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा, आप क्या बताओ। ओके सो जब हमारा फ्यूल आ जाता है एक पिस्टन सिस्टम में, जब फ्यूल आ जाता है वो फ्यूल एंड ऑक्सीजन के साथ कंप्रेस कर जाता है। उसी टाइम फ्यूल हम आ जाता है या फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर आ जाता है? फ्यूल प्लस ऑक्सीजन मतलब फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर आ जाता है। तो फ्यूल प्लस एयर तो का फ्यूल मिक्सचर जो प्लस आ एयर का जाता जब मिक्सचर आ रहा है, तो उस है, टाइम पे पिस्टन का डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा कि अपवर्ड स्ट्रोक होगा? पहले अपवर्ड होगा, जब डाउनवर्ड के डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा सर। तो पिस्टन डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे आ रहा है, यस, और उस टाइम हमारा जो फ्यूल है वो उस टाइम पे सक्शन हो रहा है, ऐड, उसका यस सक्शन सक्शन होगा। हो रहा है एक तरह से। यस, ठीक है, उसके ठीक है, बाद यहाँ पे सक्शन हो गया। अब उसके बाद? हम एक्सटर्नल स्पार्क दे देते। अरे, स्पार्क की वजह से सक्शन हुआ है, सक्शन हुआ थोड़ी ना स्पार्क दोगे। फ्यूल आया तो फ्यूल को कंप्रेस भी तो करोगे। अ, हाँ ओके, मतलब फ्यूल आ गया, उसके बाद पिस्टन ने कंप्रेस कर दिया। पिस्टन ने कंप्रेस किया तो तो जो पिस्टन मेरा यहाँ पे अपवर्ड स्ट्रोक लेगा या अब डाउनवर्ड पहले, स्ट्रोक लेगा? यस
सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड स्ट्रोक देगा सर। डाउनवर्ड तो पहले हो गया ना, तभी तो सक्शन हुआ था। अब तो अपवर्ड होगा ना। एक सेकंड सर, एक सेकंड। तुम्हारे माइंड में शायद इमेज उल्टा बना हुआ है, मेरे माइंड में इमेज उल्टा है। ओके तो बेसिकली डाउनवर्ड जाने का मतलब पिस्टन नीचे जा रहा है, स्पेस बन रहा है, एक वॉल्यूम बन रहा है, उस वॉल्यूम के अंदर फ्यूल आ रहा है। और उसके हाँ बाद जब पिस्टन ऊपर जाएगा, क्रैंक शेफ्ट की मूवमेंट होगी, पिस्टन ऊपर जाएगा, तो वो फ्यूल को कंप्रेस करेगा। ओके ओके, मतलब आपके साइड पिस्टन ऊपर ऊपर डायरेक्शन है, मेरे साइड पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसा पिस्टन है। ऐसे है, और ऐसे ऊपर से देखो मेरा, देखो देखो, सुनो संकेत, ये पिस्टन है, यस ये ओके, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन हो गया, ठीक है। ऊपर पिस्टन है। एज पिस्टन इज गोइंग डाउनवर्ड, यहाँ पे वॉल्व ओपन होगा, एज सर इज सेइंग एयर एंड फ्यूल मिक्सचर विल एंटर, ठीक है, ओके एंड देन हाँ इट विल यस कम अपवर्ड, it will get compressed. He is trying to say that. ओके ओके ओके, Visualize कर पा रहे हो आप मैं अब? जस्ट हाँ यस सर, यस सर, यस सर, मैं जस्ट यही कंसेप्ट लेके चलते हैं सर। ओके बोलो तो बोलो बोलो, सुन रहा जब हूँ। ओके हाँ, तो सपोज मेरा पिस्टन पहले इधर था, ऊपर वाली लाइन पे था, उस टाइम मेरे यहाँ पे एयर एंड अपना ऑयल, सॉरी एयर एंड पेट्रोल एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर आ रहा था। उसके बाद एक कंप्रेस हो गया। ओके, कंप्रेस होने के बाद इधर फिर से हमने एक इग्निशन दे दिया। इग्निशन की वजह से फिर से जो भी फ्यूल है, एयर एंड फ्यूल है, उसकी वजह से हमारा बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा और यह फिर से एक्सपांड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ शेयर किया, दिख रहा है आपको? हाँ यस सर दिख रहा है सर। ये विजिबल है, ये ओके जो मैंने शेयर हाँ किया? हाँ हाँ यस 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 सर, विजिबल है सर, विजिबल है, यस। तो ये नीचे क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्व हो रहा है, ओके और क्रैंकशाफ्ट के ओके रिवोल्यूशन से फिर पिस्टन ऊपर और नीचे जा रहा है। तो यस जब पिस्टन नीचे आ रहा है, तो ऊपर से जो मास है हाँ वो जो सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम है, इसके अंदर भर गया। फिर क्रैंकशाफ्ट यस दोबारा मूव हुआ, पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन ऊपर जाने से कंप्रेशन हुआ। जब कंप्रेशन स्ट्रोक एंड यस हो गया, उस टाइम पे स्पार्क प्लग यस ने स्पार्क दिया, और स्पार्क यस सर आने से वो जो फ्यूल था इग्नाइट हुआ। इग्नाइट होने यस के बाद उसने पावर प्रोड्यूस करी, पावर स्ट्रोक हुआ। उस पावर ने पिस्टन को नीचे की तरफ मूव किया, जिससे हमारा यस इंजन रन हुआ। और उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस थी, उसके लिए क्या करेगा, जो पिस्टन है ये दोबारा आके उस एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर कर देगा, और इस तरह से हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। टू स्ट्रोक यस इंजन में ये काम क्रैंकशाफ्ट के एक रेवोल्यूशन से हो जाता है, और फोर स्ट्रोक इंजन में ये काम क्रैंकशाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन से होता है। ठीक है, तो ये टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में डिफरेंस है ना। मैं बेसिकली ओके इसके ओके पीछे का थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वर्किंग तो मैंने बता दी है, इसके यस पीछे सर का थर्मोडायनेमिक्स मुझे बताओ कि ओके पिस्टन अप जा रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। बेसिकली मुझे थर्मोडायनेमिकली बताओ कि हीट एडिशन कब हो रहा है, हीट रिजेक्शन कब हो रहा है, कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में क्या चेंजेस है, एंट्रोपी में क्या चेंजेस है, वो सब आई वांट टू नो। ओके सर, जब कंप्रेस हो रहा है उसके बाद फ्यूल ऐड करने के बाद वहां पे इग्निशन आ रहा है, तो इग्निशन आने की वजह से वहां पे फिर से बर्न होके एक्सपांशन हो रहा है, जो कि पिस्टन नीचे आ रहा है हमारा। तो पिस्टन नीचे आने की वजह से, मतलब नीचे आ रहा है, तो वहां पे एक्सपांशन हो रहा है, जहाँ की हम बोल सकते हैं वर्क, हीट ने वर्क प्रोड्यूस किया। ओके, नीचे आके फिर से बैकवर्ड जा रहा है, मतलब कंप्रेशन है, सक्शन हुए है कि हीट आ रहा है, इग्निशन हो रहा है, इग्निशन की वजह से फिर से मेरा एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन के बाद नहीं, ये मुझे मेरा वर्क प्रोसेस बता वर्क रहे हो, हो। प्रोसेस नहीं जानना मुझे। आप तो मुझे दोबारा प्रोसेस बता रहे ओके हो। आई डोंट वांट टू नो द प्रोसेस, आई वांट टू नो द Steps. थर्मोडायनेमिक्स बिहाइंड दिस। बेसिकली जैसे कार्नोट साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं संकेत, हाँ 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 वो जो 4 स्टेप्स होते हैं, आइसोथर्मल हीट एडिशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, इस तरह से सर ये पूछ रहे हैं यहाँ पे जो भी ये डिस्कशन चल रहा है, इसे थर्मोडायनेमिक वे में जब आप एक्सप्लेन करोगे, लिखोगे वो स्टेप्स कि 4 स्टेप प्रोसेस है, 6 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है, तो वो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज कंप्रेशन रहेगा, उसके बाद एक्सपांशन रहेगा। ओके, जस्ट जस्ट गिव मी द सेकंड सर। सर फर्स्ट इज कंप्रेशन, उसके बाद कंबशन होगा, उसके बाद फिर से एक्सपांशन होगा,
एंड लास्ट इज एक्सपांड, फिर एक्सपांड होने के बाद क्या हो रहा है वो मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब कंप्रेशन हो गया, उसके बाद कंबशन हो गया, फिर एक्सपांशन हो गया, और उसके बाद लास्ट वाली स्टेप मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। एक्चुअली मेरी यहाँ पे होप थी कि आप साइकिल पूरी बताओगे। दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दी ऑटो साइकिल, ठीक है। तो आई वांट कि आप आज के मॉक इंटरव्यू के बाद इसके ऊपर ध्यान दो, ऑटो साइकिल के ऊपर, ठीक है। Yes, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे जो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन है वो इसी साइकिल के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। मैंने कोई इसको बात नहीं, मतलब इट्स एक ओके। बार करा नहीं है। Yes. कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब आप मुझे बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हमारा जो हीट एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर किस किस फॉर्म में इंडस्ट्रीज में यूज होता है, किस किस फॉर्म Sorry, में? sir. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हम हीट एक्सचेंजर को एज ए कंडेंसर यूज करते हैं इंडस्ट्री में, Okay, तो इसी तरह से और किस किस फॉर्म में ये यूज होता है? okay. रेसिपी बॉइलिंग करने के लिए भी हीट एक्सचेंजर यूज होता है, उसके बाद बॉइलिंग करने के पावर। लिए क्या यूज होता है, उसका नाम क्या है? ओके, मतलब जस्ट लाइक बॉयलर, फर्स्ट थिंग इज बॉयलर, ठीक है। बॉइलिंग करने बॉयलर। के बॉयलर यूज होता है। सो हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड एज ए बॉयलर। क्या मैं बॉयलर को हीट एक्सचेंजर बोल सकता हूँ? एक्चुअली बॉयलर को हीट एक्सचेंजर नहीं बोल सकते हम, क्योंकि नहीं बोल सकते। बॉयलर को मतलब, हाँ, मतलब वो ऐसे देखा जाए तो वन टाइप ऑफ द हीट एक्सचेंजर, जैसे कि फायर फायर टाइप हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे हमने फायर देख के हम स्टीम कर सकते हैं, तो हम बॉयलर को भी मतलब हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं सर। यस सर, बोल सकते हैं। ठीक है, चलो और बताओ। बॉयलर हो गया हाँ, पहला। ओके। सेकंड इज द कूलिंग टावर, डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर की वजह से हमारा कूलिंग हो रहा है। ठीक है, चलो, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी हम हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं सर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अ, हाँ, मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वर्किंग उसका हीट एक्सचेंजर जैसा है, लेकिन हीट एक्सचेंजर, हाँ सर, हीट एक्सचेंजर यूज रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मतलब हीट एक्सचेंजर क्या, कौन सा इक्विपमेंट है रेफ्रिजरेटर में जो हीट एक्सचेंजर का काम कर रहा है? मैं जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर बोल नहीं रहे पूछ हैं रहा कि हूँ, मैं हीट एक्सचेंजर के फॉर्म्स पूछ रहा हूँ। ओके, ओके, हीट एक्सचेंजर हमें एक तो फिल्म वाइज, मतलब एक बॉइलिंग के कंसेप्ट में हमारे हम हीट एक्सचेंजर यूज कर बॉयलर हो सकते गया, एक हो गया तुम्हारा बॉयलर, दैट इज हैं। एक्सेप्टेबल। एक मैंने सेकंड बता दिया सेकंड इज द, कंडेंसर। यस, कंडेंसर। यस, मोस्टली सर हम बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, या वन थर्ड इज द ओनली हीट एक्सचेंजर बिटवीन द बिटवीन टू फ्लूइड्स ओनली, मतलब बॉइलिंग एंड ओनली, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर तक ना अचीव हो जाए, क्योंकि जस्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हम हीट एक्सचेंजर यूज करते ज्ञान ज्ञान नहीं। हीट एक्सचेंजर इंडस्ट्री में किस किस इक्विपमेंट की फॉर्म में यूज होता है? जैसे कंडेंसर, एज ए कंडेंसर यूज हो रहा है, एज ए बॉयलर यूज हो रहा है, और किस किस फॉर्म में यूज हो रहा है वो पूछ रहा हूँ। नाम बताओ, नाम पहले। हैं। जैसे कि हमारे हीट एक्सचेंजर शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। दैट्स मोर लाइक इट। ओके, मतलब ओके सर, आपको मतलब कितने टाइप ऑफ शेल हीट एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर? एक्सचेंजर तो एज ए कंडेंसर, मतलब कंडेंसर कई तरह का हो सकता है ना, डबल पाइप भी कर सकता हो, शेल एंड ट्यूब भी कर सकता हो, फिन ट्यूब भी कर सकता हो। वो तो हीट एक्सचेंजर के टाइप्स है। मैं कमर्शियल टाइप पूछ रहा हूँ, जब हीट एक्सचेंजर कमर्शियली किसी प्रोसेस में यूज होता है तो वहां पर उसे क्या बुलाया जाएगा? लाइक एक कंडेंसर है, कंडेंसर एक टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। अब वो डिजाइन कैसा करना है, शेल एंड ट्यूब जैसा करना है, डबल पाइप करना है, वो बात की बात है। इंडस्ट्रियली डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में जब हीट एक्सचेंजर यूज होता है तो किस तरह से यूज हो रहा है, क्या नाम है उस इक्विपमेंट का जो हीट एक्सचेंज कर रहा है? जैसे मैं एक और आपकी हेल्प कर देता हूँ, रीबॉयलर, डिस्टिलेशन में रीबॉयलर यूज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। यस इस तरह से पूछ रहा हूँ, रीबॉयलर, कंडेंसर्स, बॉयलर्स, और बताओ। हाँ सर, जस्ट गिव मी सेकंड फॉर थिंक। हाँ, श्योर श्योर।
आपका हिंट दे देता हूँ, एक टाइप ऐसा भी है जिसके नाम से हीट ट्रांसफर में चैप्टर है। ओके, हम इवापोरेशन के लिए भी हीट एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं सर। उसके बाद इवापोरेशन के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब एक प्लेट है, हम वहाँ पे मतलब रिबॉइलर टाइप हम उसमें स्टीम ऐड कर देंगे, तो स्टीम ऐड गेट करके हम में गेट में जो हीट ट्रांसफर का टॉपिक है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स उनके नाम बताओ। ओके, हीट ट्रांसफर के कंडक्शन है, तो उसके बाद कंडक्शन, कन्वेक्शन आ जाता है। यस, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। उसके बाद रेडिएशन आ जाता है। उसके बाद रेडिएशन। हम ओके, हम इवापोरेटर भी पढ़ते हैं। उसके बाद इवापोरेटर पढ़ते, इवापोरेटर का नाम क्यों नहीं ले रहे तुम? इवापोरेटर, सॉरी इवापोरेटर का नाम क्यों नहीं ले रहे तुम? आपने बोला था कि सर, ले लिया। इवेपोरेशन करने के लिए यूज होता है, सर पूछ रहे इक्विपमेंट का नाम, तो इवेपोरेटर ही तो नाम है, प्रोसेस का नाम नहीं पूछ रहे सर, समझे? मैं थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया था जब, सॉरी सर, सॉरी सर, मैं थोड़ा सा पहले तो इवापोरेटर में इवापोरेटर में कौन सी प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफर के लिए? बॉइलिंग होती है कि इवापोरेशन होती है? सर वहाँ पे हम इवापोरेशन ही होता है सर। इवापोरेटर में इवापोरेशन होता है। यस सर, सॉरी इवापोरेशन में बॉइलिंग होता है सर। जस्ट सेकंड सर, मैं थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा हूँ, जस्ट आप जस्ट। पानी पी लो, रिलैक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेटा सेंटर अपना सही कर लो, आ जाओ स्टेबल इक्विलिब्रियम चलो में। अंकुश सर आप थोड़ा करो, मैं मेरे से थोड़ा नर्वस हो रही है। आप बात करो एक बार। ओके सर, इवापोरेशन में हम देखो सर, कोई बॉइलिंग बात करते नहीं हैं। सर, कोई बात नहीं, लीव इट, नया डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ तक जो ये सारा डिस्कशन इवेपोरेटर पे, उससे पहले इंजन पे क्यों पहुंचा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये डिस्कशन इसलिए पहुंचा क्योंकि जो सर ने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस इन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स, आपने वहां पे एक वर्ड यूज किया, एक्सपेंशन, हाँ, जिसकी उससे भी नीड पहले नहीं थी। सर, एक सेकंड सर, उससे भी पहले डिस्कशन यहाँ तक इसलिए पहुंचा कि जब मैं इसे सब्जेक्ट के नाम पूछ रहा था तो उसने 4 नाम तो आसानी से बता दिए, 5वां नाम लेने में इसने नाटक किया। तो उसने कहा कि चलो थर्मो बोल देता हूँ, तो थर्मो क्या होता है उसके बाद माइंड में अटक जाता है सामने वाले के, फिर वो सोचते चलो इससे थर्मो से ही पूछता हूँ फिर। तो चुपचाप वो जब 5 नाम पूछे तो बड़े ईमानदारी से 5 नाम बता दो, उन्हें ये चीज पता ना लगने दो कि किसमें तुम स्ट्रोंग हो किसमें वीक हो। और जिसमें बिल्कुल बत्ती गुल है ना उसको 5वें नंबर में मत रखो। क्यों? क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू 5वें सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो अगर तुम्हारा थर्मो में बत्ती गुल है तो उसे 4th पे रखो और एफएम को 5वें पे ले आओ, ताकि अगर 5वें से भी शुरू हो तो तुम्हारी कुछ साख कुछ लाज बच जाए। पर नाम यहाँ ना पे भूल दिमाग जाइए। लगा के उसे फर्स्ट पे मत बोल देना, क्योंकि अगर फर्स्ट से ही स्टार्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद मतलब है अंकुश सर ठीक इंटरमीडिएट है। सेकंड लास्ट रखना, ठीक है? Yes, sir. चलो सिंपल रखते हैं, थोड़ा चीजों को कंफर्टेबल करते हैं आपको। आप अभी हॉस्टल में रहते हो या Yes, sir. घर पे? हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में। तो हॉस्टल आपका जो बिल्डिंग है वो कितने फ्लोर की है? 3rd फ्लोर, 3 फ्लोर। 3 फ्लोर की। तो 3rd फ्लोर की बिल्डिंग है, तो मेरे को एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर मेरे पास एक वाटर का टैंक है ग्राउंड फ्लोर पर, आप ही के हॉस्टल के बाहर ग्राउंड फ्लोर पे वाटर टैंक है, ठीक है, और मैं एक नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज कर रहा हूं, ठीक है, Yes, टू सप्लाई द वाटर टिल 3rd फ्लोर, ठीक है। तो उस केस में जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका पावर रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि मुझे उस पंप को चलाने के लिए जो पावर चाहिए, हाउ विल आई कैलकुलेट दिस? मतलब कल आपके हॉस्टल के वार्डन आपसे आके पूछे सपोज कि यार मेरा बिजली का बिल आ रहा है, बताओ मैं मोटर की वजह से कितना बिल कंज्यूम हो रहा है, दैट इज माय पॉइंट। okay. सर, फर्स्ट थिंग इज कि हम वहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन का वापर करेंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन से हम वहाँ पे
बस मतलब बर्नौली इक्वेशन P1 बाय रो जी मैं ये लिख के दिखा सकते हो सर? हाँ, नो इशू। दिख रहा है सर? आप रीड कर लो एक बार। ओके, तो P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 plus NWT मतलब x height of head of the pump supplied to the fuel is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus head losses। इसकी वजह से तो हमें आपने हेड 2 बार रखा है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। हाँ सर, तो एक बाय हेड लॉसेस की तरफ से ओके, एक जो हेड लिखा है वो हेड लॉसेस जो भी मेरे पाइप में या पेन या जो भी हो रहा है उसकी वजह से एक लॉसेस हो रहा है, उसकी वजह से एक मैंने हेड लिखा है। और अनदर एक हेड की उस हेड के हिसाब से हम पावर निकाल सकते, पावर ऑफ द पंप निकाल सकते। तो ओके, तो कैसे हाँ जी, कैलकुलेट करेंगे बताओ। ओके, तो मुझे इससे हेड ऑफ द पंप सप्लाई टू द एनर्जी सप्लाई टू द ट्यूब मतलब एक एच मिल जाएगा। तो हमारे पास वो फॉर्मूला रहता है कि तो पावर इज इक्वल टू रो जी एच इंटू क्यू रहता है। तो हमें वो पावर मिल गया जो कि पावर सप्लाई टू द फ्यूल मतलब एक पंप ने पावर कितना सप्लाई किया फ्यूल। तो हमें इफिशियंसी के जितनी इफिशियंसी मिल गई उस इफिशियंसी हिसाब से हम कितना पावर हमें पंप को देना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते ओके, तो कैलकुलेट करके बता नहीं सकते आप? हैं। हाँ मैंने आपको सारा डेटा तो दे ही दिया ऑलमोस्ट। यस यहाँ पे आप ये मान लो कि सपोज 1000 लीटर पानी सप्लाई करना है इन 1 मीटर क्यूब पर आवर। Don't do the calculation, just write the calculations. ओके Don't do the final calculation. मुझे बस वो इक्वेशंस वगैरह देखनी है आप क्या लिख रहे हो। ओके सर पंप की इफिशियंसी कितना होगा कुछ मतलब आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो? कुछ भी ले लो, जनरली 50-70% के आसपास होती है। सर मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, हल्का सा पीछे, थोड़ा आगे, स्लाइड, हाँ बस। क्या लिखा है आपने, ये सेकंड लाइन में क्या लिखा है? पीएल इफिशियंसी इज इक्वल टू रो जी नहीं, एच उसके ऊपर, डिवाइड बाय उसके ऊपर सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन, एफिशिएंसी से ऊपर वाली लाइन। हाँ ये हाँ ये यही लिखा है इफिशियंसी इज इक्वल टू रो जी एच मींस पावर सप्लाई टू द फ्लूइड पावर सप्लाई बाय द फ्लूइड मैंने रो जी एच दिस एच इज द हेड मतलब हेड वाला रोजी एच या रोजी एच इंटू क्यू? क्यू भी है सर रो जी एच इंटू क्यू लास्ट वाला क्यू। हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ। यस, बस इतना करना है, इतनी के आपने जो बर्नौली क्वेश्चन लगाई, आपने डार्सी वाइसबेक इक्वेशन पढ़ी है? यस सर क्या होती है बोल के बताओ। डार्सी इक्वेशन
डेल्टा पी बाय रो जी इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर बाय डार्सी इक्वेशन नहीं, डार्सी वाइसबेक इक्वेशन पूछ रहा हूं मैं। ओके, FLV स्क्वायर कुछ ऐसी पड़ी होगी। हाँ सर, एफ एल वी स्क्वायर बाय 2GB, वो किसके इक्वल होती है? लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं हम? हेड लॉस डेल्टा पी बाय रो जी, हेड लॉस ड्यू टू मतलब जो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो भी हेड लॉस है वो वही P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी। हाँ ठीक है, बट उसे जनरली हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बोलते हैं, HF। ओके 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 ओके, यस सर, हेड लॉस ड्यू टू द है ना? फ्रिक्शन, यस सर। तो HF Yes. इक्वल टू FLV स्क्वायर अपॉन 2GT। F आपको पता Yes. होगा क्या फ्रिक्शन फैक्टर है, वो आप आइडिया ले सकते हो लिटरेचर से। ठीक है, पता Okay. चल जो Yes. पाइपलाइन यूज कर रहे हो आपको पता चल जाएगा ना कितना फ्रिक्शन फैक्टर है इस पाइपलाइन का, Okay. मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी है पाइप का, Yes sir. वो तो मिल जाएगा ना डेटा। Yes sir. Yes sir. कि स्टील की पाइप है, आयरन की पाइप है, या फिर पॉलीमर की पाइप है, Yes sir. PVC की, तो उसका F मिल जाएगा। L आपको पता होगी लेंथ पाइप की, Yes sir. डायमीटर पता होगा, वेलोसिटी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से आपको वेलोसिटी का आइडिया मिल जाएगा एवरेज, Yes sir. तो फ्रिक्शन हेड कैलकुलेट हो जाएगा। Yes sir. हो सकता है। स्टैटिक हेड आपको पता है, वो जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और Yes. थर्ड फ्लोर के बीच की डिस्टेंस लगभग कितनी होती Yes है? sir. दो कमर्शियल बिल्डिंग हो गई आपकी, एक तरह से कमर्शियल रेसिडेंस, तो जनरली 11 फीट का डिफरेंस होता है। हाँ yes sir. तो 11 3 फीट। फ्लोर का Yes. मतलब हो गया ऑलमोस्ट 33 फीट। Yes. उसे मीटर में Yes. कन्वर्ट कर सकते हो, 10-11 मीटर के आसपास आएगा जो भी Yes sir. है ना? Yes sir. तो वहां से स्टैटिक हेड पता चल गया आपको। ये दोनों हेड Yes sir. कंबाइन कर लोगे, स्टैटिक हेड प्लस फ्रिक्शन हेड, Yes तो sir. टोटल हेड मिल गया। Yes sir. मिल गया sir. पावर क्या होती है? हाइड्रोलिक पावर जो पंप की होती है, जो आप कह रहे हो पावर गिवन टू द फ्लूइड, रो GH इंटू Q। Yes sir. Yes रो sir. आपको पता है वाटर का, G आपको पता है, H Yes sir. आपने ये कैलकुलेट कर लिया टोटल हेड, Calculate किया है। Yes sir. Q आपको मैंने बता ही दिया Yes. था, या जो भी आप वार्डन आपको बताएगा है। तो हाइड्रोलिक पावर आ गई, Yes sir. तो पंप की पावर तो निकाल ही लोगे ना भाई, फिर एफिशिएंसी से डिवाइड करके। Efficiency given. Yes sir. Efficiency. Yes sir. तो बस यही तो करना है, Okay. मैंने इतना मतलब सिंपल है। क्यों जा मैंने रहे हो इतना लंबा चौड़ा बर्नौली इक्वेशन एंड ऑल सब? अब बर्नौली इक्वेशन में भी आपने दो हेड लिखे, HP एंड HL, तो उन्हें डिफाइन करो। देखो जनरली आपने बुक्स में या नोट्स में देखा होगा ना, बर्नौली इक्वेशन अगर कोई लिखने को पूछता है तो लोग क्या लिखते हैं? P1/2G प्लस V1/2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 रो G V2G Z2 प्लस H। सिर्फ एक H लिखते हैं जनरली, आपने दो H लिखे हैं, ये कॉमन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, पर ये कॉमन नहीं है। तो अगर आप ऐसे कुछ अलग से चीज कर रहे हो तो आपको खुद से मेंशन करना पड़ेगा पहले ही। यू कांट एक्सपेक्ट कि सामने वाला समझ जाएगा। सामने वाला अगर समझदार होता वो आपसे सवाल ही क्यों पूछता भाई? ठीक है, चीजों को थोड़ा सिंपल रखो, डोंट ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट देम। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, अगर मैं ये सेंट्रीफ्यूगल पंप की जगह 2 पंप्स इन सीरीज लगाऊं या 2 पंप्स इन पैरेलल लगाऊं विद सेम इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो इन विच सिनेरियो पावर रिक्वायर्ड विल बी लेस? power required will be less. Okay. या दो पंप सीरीज में लगाएंगे हम, दो पंप सीरीज लगाएंगे तो हमें पावर रिक्वायर कम लगेगा सर, क्योंकि दो पंप इन सीरीज में लगाएंगे तो हमारा हेड बढ़ जाता है सर। चलो ठीक, सेम छोड़ो ये सब, छोड़ो ये सब, आगे बढ़ते हैं थोड़ा FM से। आप मुझे बस एक सिंपल सी चीजें बताओ कि कैन यू एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, द स्टेटमेंट? Okay. Newton's law of viscosity says that the shear stress is directly proportional to the strain rate. Okay, and mathematically what will be the Newton's law of viscosity if I write this? Okay.
स्ट्रेस की जगह आप क्या ये लिखोगे, कौन सा सिंबल लगाओगे? तो आपने बोला स्ट्रेस इज ये प्रोपोर्शनल लिखा। टू स्ट्रेन रेट, करेक्ट? तो स्ट्रेस की जगह आप Shear इसी चीज को stress प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में लिखो बस। is ना yes, ये so नहीं, is directly फाइनल फॉर्म negative. नहीं। आपने जो स्टेटमेंट बोला, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट, Yes, sir. है ना? अब इसे नेक्स्ट स्टेप में अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में देना, स्ट्रेस की जगह जैसे ए और स्ट्रेन रेट की जगह बी, तो मैं लिखूंगा ए प्रोपोर्शनल टू बी। समझे? Yes, sir. ये चीज मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। फाइनल इक्वेशन नहीं, ये चीज। स्ट्रेस की जगह और क्या लिखूंगा और स्ट्रेन रेट की जगह क्या लिखूंगा? स्ट्रेस की जगह ऐसे टॉ लिखूंगा और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाय डी टी। हाँ, करेक्ट। व्हाट इज डी थीटा हियर? डी थीटा मींस स्ट्रेन और डी थीटा बाय डी टी इज द स्ट्रेन रेट। Okay, so if I have to apply this Newton's law of viscosity जो आपने बोला on blood, let's say human blood, Yes. so can I do that? Is it possible? सर ये जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो जो हमने लिखा है ये वाला वैलिड फॉर द न्यूटन लॉ न्यूटनियन फ्लूइड। हम न्यूटनियन फ्लूइड के लिए तो हम ब्लड जाएंगे तो ब्लड इज नॉन न्यूटनियन फ्लूइड होगा, मतलब हम सपोर्ट कर लेते हैं तो नॉन न्यूटनियन फ्लूइड होगा तो हमें वो न्यूटन लॉ मतलब वही मॉडिफाई। मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूंगा। मेरा सवाल क्या था? कैन आई अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर ब्लड? If I cannot apply this, then what I will apply, that's a different thing. यस वी विल अप्लाई। हाँ, अब आप इतनी देर से यही कर रहे हो, एक्स्ट्रा बताए जा रहे हो, तभी तो वो डिस्कशन और इतना जा रहा है। क्यों खुद के वो कर रहे हो, डिफिकल्टी बढ़ा रहे हो अपने लिए? समझे क्या गलती हो रही है? यस एक्स्ट्रा वर्ड्स मेरे से निकल। डोंट से एनीथिंग एक्स्ट्रा, ओके? चलो थोड़ा सिंपल करते हैं चीजों को, एफएम से आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत चीजें पूछनी थी मुझे एफएम में, बस ऐसे ही वर्बली बताना, ठीक है? जस्ट यस और नो में। If I ask you to derive the Navier-Stokes equation, can you do that? सॉरी सर, मतलब Sorry, क्या होता है? Yes या no? नो सर। If I ask you to derive Hagen-Poiseuille equation, can you do that? यस सर। Okay, so if you will start the Hagen derivation for Hagen-Poiseuille equation, what will be the initial step? Initial steps starting from the Navier-Stokes equation also, but we are neglecting the viscous forces because of we are arguing the inviscid fluid. So again we are using the Eulerian equation and we will derive the Hagen-Poiseuille. Okay, you know in our body blood flows in veins, arteries, aorta, so many things. Yes sir. So in our body also, those many veins are like capillary veins, like capillary tubes. Okay. Yes sir. So my simple question is, can we use Hagen-Poiseuille equation for the fluid flow in capillary tubes? If yes, then how? If no, then why? Sir, if we are supposing the flow is laminar, then we will use Hagen-Poiseuille equation in the capillary tubes. क्या कहा आपने? एक बार फिर से बोलना। If our flow is in laminar, then we will use Hagen-Poiseuille equation in capillaries. Capillary. Okay, if capillary action is also there, still we can use it. Hagen-Poiseuille की मतलब सब assumptions है, तो उस assumptions के हिसाब से हम मतलब laminar flow होगा, incompressible fluid होगा और inviscid होगा, तब हम यूज कर सकते हैं।
अच्छा चलो छोड़ो, स्टार्टिंग में सर ने हीट एक्सचेंजर्स की आपसे बात की, मेरा बस एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कूलिंग ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यू नो दैट, है ना? तो फॉर दिस कूलिंग विच हीट एक्सचेंजर इज यूज, और व्हाट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर? सर हम मोस्टली इंडस्ट्री में शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स यूज करते हैं। इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही। तो ये कूलिंग ऑफ द वाटर इसका नाम। तो ओके सर, क्या मुझे जस्ट हिंट दे सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो रहे हैं वो कितने टेम्परेचर तक जा रहे हैं और फ्लूइड का टेम्परेचर कितना जा रहा है? ये तो आपको पता होगा ना, आप आ रहे हो बार्क में, एनपीसीआई में, मैं आ रहा हूँ। तो हम मतलब बल्क अमाउंट ऑफ द वाटर रहेगा तो हम कूलिंग टावर से भी टेम्परेचर कूल कर सकते हैं सर। और टेम्परेचर मेरा मतलब फ्लूइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो हम हीट एक्सचेंजर, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज करके उसका टेम्परेचर कम कर सकते आपने बोला हम डायरेक्ट कूलिंग टावर का यूज करके भी टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं। यस। तो डायरेक्ट कूलिंग टावर का यूज अगर हम कर रहे हैं तो फिर ये आपका प्रेशर पीडब्ल्यूआर टाइप रिएक्टर है या बीडब्ल्यूआर टाइप रिएक्टर है? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है या बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है? मतलब रिएक्टर बॉइलिंग वाटर, मतलब वही हाई टेम्परेचर रहेगा, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर रहेगा तो हम कूलिंग टावर नहीं यूज कर सकते, हम वहाँ पे शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। और नियर इक्वल टू नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब 40-45 डिग्री सेल्सियस के वाटर का टेम्परेचर होगा तो हम कूलिंग वाटर करके हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं। टेम्परेचर की वैल्यूज मत बोलो अगर आपको पता नहीं है तो। ओके। अगर आपको यूज करना भी तो आप कह सकते हो सर लेट्स से इफ दिस इज द रेंज, या लेट्स अज्यूम दिस इज द रेंज, ठीक है? ऐसी रैंडमली अगर आप बोल रहे हो तो आपको हम बोलना पड़ेगा कि सर आई एम अज्यूमिंग दीज आर द वैल्यूज, ठीक है? क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे उन्हें लगेगा आप जनरलाइज कर रहे हो। देखो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है तब आपका शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज होता है एंड कूलिंग टावर भी यूज होता है, ठीक है? वो अलग स्टोरी है। एंड अगर आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, मैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो आपका डायरेक्ट आप फिर वहां उसे कूलिंग टावर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है? वो अलग स्टोरी है, वो देख लेना, थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है? कोई बात नहीं। तो सर यस सर। you want to discuss something? I have some questions for CRE also, but यस सर, क्वेश्चंस तो है ना? और क्वेश्चन मेरा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो डिस्टिलेशन होता है तो डिस्टिलेशन के अंदर रिफ्लक्स रेशो का रोल क्या है, मतलब कैसे रिफ्लक्स रेशो चेंज करने पर जो डिस्टिलेशन के पैरामीटर्स है वो चेंज हो जाते हैं? तो रिफ्लेक्स रेशियो इंक्रीज करने से हमारा जो नंबर ऑफ ट्रेस, हमारे जो नंबर ऑफ ट्रेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। उसके साथ रिफ्लेक्स रेशियो हम जैसे जैसे कम करेंगे वैसे वैसे हमारा मतलब रिबॉयलर एंड कंडेंसर ड्यूटी भी चेंज होती है। जब रिफ्लेक्स रेशियो हमारा मैक्सिमम रहेगा तब रिबॉयलर एंड कंडेंसर ड्यूटी भी हमारी मैक्सिमम रहेगी। और हमने बोला कि रिफ्लक्स रेशो इंक्रीज करने से नंबर ऑफ ट्रेस कम हो जाती है। रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज करने से यस सर, नंबर ऑफ ट्रेस कम हो। तो इंडस्ट्री के अंदर मेरी डिस्टिलेशन कॉलम लगी हुई है, मैंने रिफ्लक्स रेशो को 2 से 2.5 कर दिया, अब ट्रेस कैसे कम हो गई? ट्रेस तो जितनी लगी हुई उतनी लगी हुई है, क्या अंदर जाके ट्रे उखाड़ के लेकर आनी है? हम रिफ्लेक्स रेशियो मोस्टली फर्स्ट कैलकुलेट कर देते कि मतलब रिफ्लेक्स रेशियो हम फर्स्ट कैलकुलेट देते कि मिनिमम आर मिनिमम से आर ऑप्टिमम कैलकुलेट करने के लिए हम मोस्टली रिफ्लेक्स कर लेते हैं। तो आर मिनिमम से हम आर ऑप्टिमम करके हमें नंबर ऑफ ट्रेस कितना चाहिए उतना हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम रिफ्लेक्स रेशियो मतलब वही नॉर्मली रिफ्लेक्स रेशियो बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ ट्रेस में हमारे कम हो जाती है। जैसे कि मैंने रिफ्लेक्स रेशियो पहले
मतलब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि बताई कि जैसे रिप्लेस रेशियो 2 था तो 2 से रिप्लेस रेशियो इनहांस करें तो 3 कैसे निकालें। तो हम फिक्स फिक्स हीट एक्सचेंजर के लिए कोई भी ट्रेस नहीं चेंज कर सकते, लेकिन सर रिप्लेस रेशियो आर मिनिमम से हम एक ऑप्टिमम कंडीशन निकालने के लिए हम रिप्लेस रेशियो को यूज करते हैं। आर ऑप्टिमम की वैल्यू आई 2। अब एक Okay. रनिंग डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर रिफ्लक्स रेशो 2 से 2.5 हो गया Okay. ड्यू टू सम रीजन, what will happen to the trace? Will they increase or decrease or remains the same? ट्रेस विल बी रिमेन्स द सेम, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो हमारी चेंज हो जाएगी। तो वो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी? रिप्लेस रेशियो इंक्रीज करने के बाद हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। तो Yes. ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमें 2 की जगह 2.5 पे ही रखना चाहिए। सर लेकिन हम इंजीनियर है तो हम ऑप्टिमम कंडीशन भी सर देख लेते हैं सर। रिप्लेस रेशियो बढ़ाने के बाद हमारे रिबॉयलर एंड कंडेंसर भी बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी तो बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ रहा रिबॉयलर और कंडेंसर ड्यूटी बढ़ गई 2 से 2.5 जब किया, वो कैसे बढ़ है। गई? सर रिप्लेस रेशियो जब मतलब रिप्लेस रेशियो मतलब रिटर्न अपॉन विड्रॉल, तो हमारा रिटर्न जब इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टिलेशन में हमारा रिटर्न बढ़ रहा है, तो हमें उसी को फिर से इवापोरेट करने के लिए हमें रिबॉयलर का यूज करना पड़ेगा, और उसी को फिर से कंडेंस करने के लिए हमें फिर से कंडेंसर मतलब कंडेंसर का ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारा मतलब एक प्लॉट रहता है कि आर ऑप्टिमम जैसे मतलब निकालने के लिए जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द रिबॉयलर एंड कंडेंसर की कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। इसका एक बेटर आंसर ये भी तो हो सकता है ना कि जब रिफ्लक्स रेशो ऑप्टिमम से बढ़ा दिया तो ज्यादा प्रोडक्ट तो कॉलम के अंदर ही आ गया, नीचे भी और ऊपर भी। अगर ज्यादा प्रोडक्ट कॉलम में आ गया तो आउटपुट में तो कम प्रोडक्ट मिल रहा है, और अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट बेच किसे, कौन से प्रोडक्ट को बेच रहे हैं? जो हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो आउटपुट प्रोडक्शन हमारा कम हो गया है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रिफ्लक्स बढ़ाने से भले सेपरेशन बढ़ी हो बट प्रॉफिट्स तो कम हो गए ना, बिकॉज आउटपुट फ्लो रेट ही कम हो गया है ना। ऐसे भी सोच सकते हैं। प्रोडक्ट के हिसाब से इतना सही है, इतनी भी। ओके, तो अब ये जो रिफ्लक्स होता है, क्या रिफ्लक्स के चेंज करने से हमारी फीड ट्रे की लोकेशन पे भी चेंज आता है क्या कुछ? नहीं सर, फिर फिर उसमें उसमें लोकेशन में नहीं चेंज आएगा सर, रिप्लेस चेंज करने से। अगर रिफ्लक्स चेंज करने से मैकैप थिले में नंबर ऑफ ट्रेस इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, तो फीड ट्रे की लोकेशन चेंज नहीं होगी? सॉरी, हो सकती, मैंने सिर्फ फीड लाइन तिरछी दिमाग में सोची, लेकिन ट्रेस भी कम हो रही है। यस सर, ट्रेस फिर भी मैंने सोचा था एक ही मतलब वही डिस्टिलेशन कॉलम है जिसमें डिस्टिलेशन कॉलम चेंज नहीं करना है, नंबर ऑफ प्लेट्स वही रहेंगे, तो उस टाइम हाँ, चलो मैकैप थिले पर आते हैं। मैकैप थिले में रिफ्लक्स रेशो चेंज करने से फीड ट्रे की लोकेशन चेंज होगी? यस सर। नहीं होगी सर। आप दो मैकैप थिले डायग्राम बनाओ। फीड आप ले लो पार्शियल लिक्विड दोनों में, और एक के लिए नंबर ऑफ ट्रेस दूसरे से हाफ होनी चाहिए। मतलब एक में अगर नंबर ऑफ ट्रेस 10 है तो दूसरे में 5 होगी। तो मुझे बताना कि फीड ट्रे लोकेशन सेम रहेगी या दोनों में? नहीं सर, चेंज हो जाएगी, हाँ, चेंज हो जाएगी सर। चेंज हो जाएगी नहीं ना। नहीं, यस सर, चेंज हो जाएगी, तो वही मैं क्योंकि पूछ मैंने रहा हूँ, सिर्फ दो वेरिएशन ही क्या ट्रेस कम। वेरिएशन होगी? मतलब रिफ्लेक्स रेशो इंक्रीज करेंगे तो फीड ट्रे की लोकेशन किस पैटर्न पे चेंज होगी? मतलब अप जाएगी नंबर में या डाउन जाएगी?
मान लो हाँ, फोर्थ बस ट्रे थी तो फिफ्थ ट्रे हो जाएगी या थर्ड ट्रे हो जाएगी? हाँ, अपवर्ड जाएगी सर, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड मतलब अगर फोर्थ ट्रे थी यस, तो रिफ्लक्स इंक्रीज करने पे वो थर्ड हो जाएगी। थर्ड हो जाएगी। ये मैंने क्यों सोचा, क्योंकि हम मतलब फीड ट्रे उसी पे जाते हैं कि जहाँ जितना मेरा मतलब ट्रे का भी जो भी मोल फ्रैक्शन रहता है वो सेम रहता है। तो रिप्लेस रेशियो बढ़ाने से मेरे ट्रे का कॉलम का मतलब वो बढ़ रहा है। सॉरी सर, जस्ट से ना सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ स्पेशली जैसे। जितना मैं सोच रहा हूँ उतना सब बताता हूँ। जैसे कि मतलब हम डिस्टिलेशन कॉलम में हम रिप्लेक्स चेंज करने से फीड ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। देखिए रिप्लेस एनहांस करने के लिए मेरे प्रोडक्ट का मतलब जो भी है ऊपर की डायरेक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे तो जो भी मेरा फीड रहेगा वो फीड में कम मोल फ्रैक्शन सब मात्रा, तो वो सारी नीचे की डायरेक्शन आ जाएगी। मैंने पहले ऊपर की डायरेक्शन बोला था, लेकिन मुझे लगता है नीचे नहीं, मोल ऊपर नहीं फ्रैक्शन नीचे बढ़ की रहा है डायरेक्शन। मतलब मोल फ्रैक्शन कैसे बढ़ रहा है? हम जब मैकैप थिले की बात करते हैं तो एक्स डी, एक्स डब्ल्यू, एक्स एफ ये तीनों तो सेम ही रहेंगे ना, तीनों चेंज थोड़ी ना होंगे। एक्स डी, एक्स एफ, एक्स डब्ल्यू को सेम रखते हुए अगर रिफ्लक्स रेशियो को इंक्रीज करते हैं तो फीड ट्रे की लोकेशन की नंबरिंग में क्या चेंज हमें देखने को मिलता है? कि नंबरिंग डिक्रीज की तरफ जा रही है कि इंक्रीज की तरफ जा रही है? कि सपोज अगर नंबर 4 था तो रिफ्लेक्स रेशियो इंक्रीज करने पर वो 3 हो जाएगा कि 5 हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। ओके। आप सिंपली एक मैकैपथले डायग्राम बनाओ, उसके बाद एक दूसरा डायग्राम बनाओ जिसमें रिफ्लेक्स रेशियो को इंक्रीज कर दो, उसके बाद आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना इसमें तो। सेम डायग्राम में स्लोप चेंज करके पता सेम चल डायग्राम में जाएगा। कर लो, सेम डायग्राम में दो ऑपरेटिंग लाइंस बना दो, दोनों में ट्रेस डिजाइन कर लो, तुम्हें खुद ब खुद नंबरिंग पता लग जाएगी। और अगर ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो एक और हिंट दे सकते हैं। मिनिमम रिफ्लक्स रेशो का डायग्राम बनाओ और टोटल रिफ्लक्स रेशो का डायग्राम बनाओ, सेम कर्व पे पता चल जाए। सर सेकंड सेकंड नंबर में मतलब आ जाएगी सर। मतलब अपवार्ड शिफ्ट हो जाएगी, ये आप कह रहे हो कॉलम में। अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी सर, ठीक है, अपवर्ड। मुझे बताओ कि क्या हर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन मिक्सचर एजियोट्रोपिक मिक्सचर ही होता है क्या? इज एवरी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन मिक्सचर रिजल्ट्स इन एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर? सर वहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर हो जाता है सर। मैं पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ओके। I'm just asking that if there is a positive deviation mixture, then is it a azeotrope for sure? या फिर azeotrope और पॉजिटिव डेविएशन मिक्सचर अलग अलग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं? पहले ये बताओ, चलो पॉजिटिव डेविएशन मिक्सचर बोलते किसे है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन मिक्सचर? जैसे कि हम मैं डायग्राम दिखा
निकल के डायग्राम की नीड ही नहीं है, सिंपल डेफिनेशन यार. व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन मिक्सचर? ए मिक्सचर दैट पोजेसेस, स्टार्ट करो ना. नहीं मतलब मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन पता नहीं, लेकिन जो कर्व रहता है राउल्ट्स लॉ पता है मैथमेटिकली? यस सर, यस सर. बोल के बताओ. y1 p is equal to x1 p1 saturation. इसे आप पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में बोलो. ओके. y1 p is equal to x1 partial pressure, pa is equal to x1 p1 saturation. ठीक है. अब यही से आपको आइडिया लग जाएगा ये पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, वो बताओ. इसकी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट भी बता सकते हो. दो प्रेशर हो जाएंगे ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग. ये नहीं याद आया? पॉजिटिव डिविजन में तो यही याद आ रहा है कि आपके वन साइड में मतलब जो ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट कर रहते हैं वो रट्टे है यार, ये सब रट्टे है. तुम क्यों इतना आपसे पूछ रहे हो जापान जाने का रास्ता, आप सब कुछ बता रहे हो. जापान नहीं, मैं कोरिया तो के, पूर्व का रास्ता पूछ रहा हूँ, जापान का तो पूछा ही नहीं मैंने. ये कोरिया जाने का, नॉर्थ कोरिया जाने का, चाइना जाने का, पाकिस्तान जाने का सब बता दिया, जापान जाने का ही नहीं बताया. मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता सर उस पे. कोई बात नहीं, पर आपको इस डिस्कशन से जो अभी पिछले 3 मिनट में हुआ है, पीछे जो हुआ उसे अब की बात नहीं कर रहा, अभी पिछले 3 मिनट में जो डिस्कशन हुआ है, ऐसा बार्क में भी होगा. आपसे कोई एक आदमी क्वेश्चन पूछेगा, आप अगर कहीं स्टक हो रहे होगे, पैनल में कोई आदमी आपको हिंट देने का ट्राई भी कर रहा होगा, तो आपको अपने कान हमेशा ओपन रखने हैं. जैसे सर सवाल पूछे थे, सर खुद भी हिंट दे रहे थे, मैंने भी आपको हिंट दिया, डायरेक्ट हिंट, मैथमेटिक्स जो नोट्स में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग, तब भी आप कैच नहीं कर पाए. हाँ, ऐसा मत करना सर. राउट्स लॉ से या डोल्टन्स लॉ से जब आप प्रेशर निकालते हो तो वो आइडियल प्रेशर होता है. अगर कोई मिक्सचर उस आइडियल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है तो वो पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है, कम प्रेशर एक्सर्ट करता है तो वो नेगेटिवली डेविएट कर रहा है. पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि पीए और पीबी जो आइडियल वैल्यूज है उनसे ज्यादा प्रेशर है, और नेगेटिव डेविएशन मतलब कम प्रेशर है. इसमें क्या चैलेंज है? तो बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है. मतलब वो मैं कर्व से ही बता नहीं पाया. मास ट्रांसफर कोफिशिएंट और डिफ्यूजिविटी में डिफरेंस बता दो. चलो सिंपल है. सर mass transfer coefficient is the set of these parameters except the driving force, and diffusivity. ऐसे बोलो, रिपीट करो. Mass transfer coefficient, this is the set of the set this is the flux is depend on the other properties except the driving force. This is the mass transfer coefficient. And the क्या बोल रहे हो? diffusivity. तुम्हें खुद समझ आ रहा है क्या बोल रहे हो? एक बार सोच लो, बोल क्या रहे हो फिर बोल पे यार. Okay. बोलो. Mass transfer flux is depend on other than the driving force. This is the mass transfer coefficient. And diffusivity is the mass flux is depend on the other than the concentration gradient. This is the diffusivity. मैथमेटिकल फॉर्मूला बता रहे हो. और बताओ चलो. तो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट मैथमेटिकल मतलब देखेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू हम मास ट्रांसफर फ्लक्स निकालेंगे तो मास ट्रांसफर फ्लक्स इज इक्वल टू मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स रहता है. क्योंकि हम मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट मोस्टली हम जैसे कि शेरवुड नंबर से निकाले थे, लेकिन डिफ्यूजिविटी वही की मतलब मास फ्लक्स इज इक्वल टू डिफ्यूजिव इनटू मतलब एज पर फिक्स लॉ मास ट्रांसफर फ्लक्स is equal to diffusion into concentration gradient. यार तुम एक ही पॉइंट को 3 बार बता रहे हो. वही चीज. Sorry sir. दूसरा पॉइंट तो बताओ डिफरेंस का.
ये जो आपने बताया तो मैथमेटिकल हो गया, थोड़ा इसे फिजिकल साइंस, फिजिकल रियलिटी, फिजिकल इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा भी तो बोलो, ताकि फिर हम आपसे और सवाल पूछें और हमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, कोर कॉन्सेप्ट, नॉलेज का आइडिया लगे। तो मतलब यहाँ पे हम देखेंगे यूनिवर्स में कि मास ट्रांसफर जहाँ पे वो हो रहा है, तो जैसे कि नॉर्मल चीज है कि बॉडी है, एक पेपर है, ये भी मास ट्रांसफर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा, मतलब बहुत मिनिमम हो रहा है। वो डिपेंड ऑन द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वजह से, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा संकेत, तुम क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इट्स जस्ट लाइक कि तुम ब्ला 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 कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं पता लग रहा। बी क्लियर कि तुम क्या बोल रहे हो, तभी तो मैं क्लियर होऊंगा ना। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप मना कर सकते हो, यू हैव दिस ऑप्शन। तो आपका भी टाइम सेव होगा, हमारा भी सेव होगा, और हम फिर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे जो शायद आप बता पाओ। चलो एक इससे भी सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज इसका आंसर दे दो। रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होती है, ये बता दो बस। relative volatility is the ratio of is the ratio of more partial vapor pressure of the more volatile component to the less volatile component in the vapor phase to the same ratio in the divided by same ratio in the liquid phase. फिर से बोलो, रिपीट करो। So relative volatility is the ratio of vapor pressure of the more volatile component to the more volatile component in the vapor phase to the less volatile component in the. Okay, sir. वेपर प्रेशर, More वेपर volatile component in the vapor phase to the vapor pressure of less volatile component in the liquid phase. सर मैं एकदम सिंपल से बता, concentration of एक more बार volatile रुको, क्वेश्चन चेंज करते हैं। वेपर प्रेशर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेपर्स और लिक्विड्स, is characteristic of vapors. एंड पार्शियल प्रेशर Partial pressure is the individual pressure रहता है जो कि liquid and मतलब component. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस और लिक्विड, वेपर्स और लिक्विड। पार्शियल प्रेशर हमारा लिक्विड का भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है। मेरे पास ये पानी है, दिख रहा है आपको, प्योर वाटर। रुको सर, रुक जाओ। मूक इंटरव्यू को अभी इतना ले लेते हैं, काफी हो गया है। आप फीडबैक दे दो, बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी संकेत मुझे नहीं लगता कि रेडी है, ही इज नॉट रेडी। तो आप एक बार फीडबैक दे दो, फिर मैं अपना फीडबैक दे देता हूँ। उसका मूक इंटरव्यू में दोबारा लेने की नीड है। यस सर, मुझे भी लग रहा है सर, क्योंकि मैं बहुत मतलब कैप्चर हो रहा हूँ, क्योंकि अब रिलेटिव वोलेटिलिटी में तुमने क्या किया, रिलेटिव सर, वोलेटिलिटी में तुमने दो डेफिनेशन मिक्स कर दी। जो सर, एक्चुअल actually, डेफिनेशन है वो है कंसंट्रेशन रेशो ऑफ मोर वोलेटाइल टू लेस वोलेटाइल इन द वेपर टू द सेम रेशो इन द लिक्विड। और एक दूसरा आइडियल केस के लिए डेफिनेशन है वेपर प्रेशर ऑफ ए टू बी। तुमने दोनों को मिक्स कर दिया, वेपर प्रेशर ऑफ मोर वोलेटाइल इन द वेपर। क्या चल रहा है यार ये? आप कोई बात नहीं, हमने इतना लंबा, मैंने आपको पहले ही बोला था इंटरव्यू हम 1 आवर का लेंगे मिनिमम, जैसा आपका एक्चुअल वहां होने वाला है, ताकि आपको भी पता चले आप इतना 1 घंटे तक रिगरस मेंटल एबिलिटी है या नहीं है, स्ट्रेंथ, आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, आपको आइडिया लग गया कि अभी आप 1 घंटा लगातार नहीं बैठ सकते। समझ रहे हो? मतलब पढ़ाई करना अलग बात है। yes, पढ़ाई करना नहीं, आपने बोला वेपर प्रेशर वेपर का कैरेक्टरिस्टिक है जो लिक्विड का होता है, और पार्शियल प्रेशर गैस का कैरेक्टरिस्टिक होता है, बस। इसमें लिक्विड गैस दोनों नहीं आ जाते। ठीक, अगर आपने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी जैसे सर ने बोली थी, आप सिर्फ इतना भी कह देते ना, वेपर प्रेशर ऑफ मोर वोलेटाइल अपॉन लेस वोलेटाइल, इतना भी सफिशिएंट होता। इतना भी ठीक था, बिल्कुल। इसमें लिक्विड कहाँ से आ गया? वेपर प्रेशर लिक्विड का ही होता है, सॉलिड्स का ही होता है, वेपर का नहीं होता। चलो खैर कोई बात नहीं, वो मैंने आपको बोला ना 1 घंटा आप बैठ नहीं पा रहे। अगली बार फ्रेश होके, आपका मेन इंटरव्यू कब 21 को है? 23 को है। 23 को है, तो मैं सर से बात कर लूंगा, जब भी पॉसिबल हो, फीजिबल होगा, सर का टाइम मिल रहा होगा तो हम ट्राई करेंगे एक और मॉक सेशन अगर हम आपका अरेंज कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आता तो है, लेकिन Yes. आप नर्वस होने के चक्कर में सब मिक्स करके बता रहे हो। पता नहीं क्यों नर्वस हो रहे हो, क्यों डर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा।
आपने पढ़ाई तो करी है, अब बता तो सब रहे हो, लेकिन मिक्स करके बता रहे हो। अब मैंने मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिफरेंस पूछा, डिफरेंस आपको पता है लेकिन वहां भी मिक्स कर दिया। अब मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे बताओगे? मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज ए नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ ऑल दोस पैरामीटर्स और फैक्टर्स ऑन व्हिच द मास ट्रांसफर फ्लक्स डिपेंड्स अदर देन द ड्राइविंग फोर्स। ये हुआ कि मैंने मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट को डिफाइन किया। आप क्या बोल रहे हो कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू ड्राइविंग फोर्स होता है, जो रह जाता है वो कोएफिशिएंट है। ये क्या तरीका है यार? तो पता है आपको, पढ़ा है आपने, बट पता नहीं दिमाग में क्या नर्वसनेस हो गई है, या डर गए हो आप कि गलती होगा मुझसे, तो मैं जो भी बोलूंगा गलत ही बोलूंगा, उस थक गए चक्कर थक में गए। गलत कर रहे हो। मुझे थोड़ा 2 मिनट बोलना था। एक्चुअली क्या था सर, मैंने पढ़ाई तो किया है सर, मतलब जो भी वो आपने दिख रही बताया। है, आपकी पढ़ाई दिख रही है, आप पढ़ के आए हो, वो आंसर से पता लग जाता है। बट जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना उसको, तब तक कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर कितना ही टैलेंट है, कितनी नॉलेज है, मुझे कैसे पता जब तक तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे। हम टीचर्स है, आप हमारे लेक्चर्स देखते हो, हम पढ़ाते आपको समझ में आता है ना, क्योंकि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हो उस चीज को, तो ही आप समझ पा रहे हो। यही चीज जब कॉलेज में पढ़ते हो तो वहां क्यों नहीं समझ में आता? वो नहीं कर पा रहे कम्युनिकेट। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन ना। एक्चुअली नॉलेज होना मैं ना बहुत होना तो बात की बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है इंटरव्यू के अंदर। आप अपनी बात कन्वे कर पा रहे हो क्या, ये बहुत जरूरी है। नर्वस हो जाओगे तो कैसे कन्वे करोगे? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। कम बताओ लेकिन सही बताओ, सही तरीके से कन्वे करो, तो बात बन जाएगी। एक्चुअली मेरा ये मतलब मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया था, मनीष सर ने भी लिया था। ये मेरे कुल तो मेरा 4th इंटरव्यू। मुझे सभी जगह एक फीडबैक मिल रहा है कि मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं, मतलब प्रॉपर जो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है या जो एग्जैक्ट बोलना चाहता हूँ वो नहीं बता रहा, जो कि फॉर्मूला बेस्ड बता रहा। मतलब अभी रिलेटिव वोलेटिलिटी भी मतलब किसी को नहीं आती। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मोर वोलेटाइल इन टू द, फिर भी मैं मतलब अभी भी बताने में वो हो रहा, मतलब इन मेरा ही प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हट जाए, क्योंकि ये मेरा 4th लेक्चर है कि जाके यहाँ के लिए मैं अपना प्रॉपर एक्सपांड मतलब क्या कहते हैं उसको, बोल नहीं सकता हूँ मैं अपना। तो वो मुझे क्या इसी करना वजह से चाहिए? क्योंकि नॉट तुम ओनली नर्वस दिस। हो गए हो। नर्वस क्यों हो गए हो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, व्हाई आर यू नर्वस? आप दोनों सामने होगा तो कौन बच्चा नर्वस नहीं अरे होगा? तो वहां पे तो पता नहीं कौन सामने बैठा होगा भाई। वहाँ हमसे भी बड़े लेवल के लोग होंगे भाई, नॉलेज वाइज। 5-5 लोग हो गए, 6-6 7-7 लोग बैठे होंगे पैनल के अंदर, वहां तो तुम्हारे एसी में पसीने निकलेंगे फिर। इसका जो आपने कहा ना एक्चुअली कैसे इधर करूं, देखो एक भी सिंपल, सुनो सुनो संकेत, आपने पूछा कैसे करूं, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। आज या कल आराम से थोड़ा जब फ्रेश हो जाओ, 1 घंटे 2 घंटे बाद या कल मॉर्निंग में मिरर के सामने बैठना। बड़ा मिरर होता है ना, जैसे ड्रेसिंग मिरर का, जिसमें हम पूरा दिखते हैं। और यही क्वेश्चन जो हमने आज आपसे डिस्कस किए या कुछ इस तरह के, वहां खुद से पूछो और खुद को आंसर करो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ट्राई करना क्रिस्टल क्लियर रखने का चीजों को, दैट इज माय फीडबैक। आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूरी स्टोरी बना रहे हो, और वो मैं समझ सकता हूँ। नॉर्मली ऐसा हमारा होता है जब हम मास्टर्स करते हैं, क्योंकि हमने भी किया है। तो जब हम एमटेक में थे तो हमारे माइंड में भी ये था, जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था एमटेक के बाद, तो उस समय हम भी ऐसा सोचते थे कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें बता पाए। बच्चे ने अगर डाउट पूछा तो हम पूरी नॉलेज उससे शेयर करते जितना हमें आता है। पर आपको ये समझना होगा, वही आप पे इंटरव्यू में भी ये चीजें, आप सारी चीजें एक साथ नहीं बता सकते। जो पूछा गया है बस वो सुनो और सिर्फ उतना आंसर करो, उसके ऑल्टरनेटिव देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे वहां एक क्वेश्चन पूछा था, पंप वाला, मुझे याद नहीं, तो पंप वाला। आपने, हाँ नहीं पंप वाला नहीं, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ है कि ये कर सकते हैं या नहीं, तो आपने कहा था ये नहीं, हम उसकी जगह ये कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ एक रहा, अच्छा सॉरी। है ना, हाँ उस समय हमने डिस्कस हाँ भी की हाँ थी ये बात, डिस्कस किया। कि ऑल्टरनेटिव पे क्यों जा रहे हो, जो पूछा है बस उतना बताओ, यस और नो। तो और अगर आप, न्यूटन लगा। अगर अगर सामने वाला आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे कौन सा उन्हें सारी चीजों के लिए एग्री कराने गए हो? आप
इंटरव्यू में सिर्फ एक चीज देखी जाती है कि जितना भी आप आंसर कर पा रहे हो, अगर 10 क्वेश्चन पूछे 10 में से 6 का भी आंसर कर रहे हो, 7 का भी कर रहे हो, तो वो 6-7 का आप कितना अच्छे से आंसर कर रहे हो। 3-4 का नहीं भी करोगे चलेगा, ठीक है। तो क्लियरली और ट्राई करो हिंट को कैप्चर करने का, जैसा सर ने बोला। सुनो, नर्वस मत हो, डरने की क्या जरूरत है, खून थोड़ी कर देंगे आपका। नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस क्या होगा, रिजेक्ट कर देंगे। उस केस में क्या जीना छोड़ दोगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है, 4 सवाल वो पूछेंगे, 4 सवाल आप पूछोगे, 4 बातें आप करोगे, 4 बातें वो करेंगे, खत्म। दोस्तों के साथ भी तो करते हो, सेम वहां करना है बस। हाँ, थोड़ा फॉर्मल वे में बस। तो तो सर नर्वस मेरा होने और की जरूरत नहीं है। ओके, तो मेरा और एक पॉइंट था कि मतलब मैं एज इट इज डेफिनेशन कौन सी नहीं बता सकता, मतलब मैंने कोई डेफिनेशन जरूरत ऐसे नहीं है, ओके आपको जितना समझ में आता है आप बस वो बताओ। जरूरी नहीं एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलने के चक्कर में जाओगे, फंस जाओ। और ट्राई करना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है सुनो, 3 से 4 सेकंड का टाइम लो, पॉज लो, फिर आंसर करो। तुरंत आंसर करने की जरूरत नहीं है, वो 3-4 सेकंड सोचो, दिमाग में आंसर कंस्ट्रक्ट करो, एक डेकोरेट करने का ट्राई करो, ठीक है। सर डेफिनेटली मैं ट्राई तो करूंगा, दैट इज मतलब फ्रॉम माई मुझे साइड। पता है कि मेरा बाकी वीकनेस सर, क्या है। और ओके सर, यस अंकुर सर, हाँ जी सर। आई हैव गिवन माई फीडबैक। सर एक सेकंड सर। आप क्या बताना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते मतलब हैं, आप एक्चुअली सर हमारा मेरा इंटरव्यू ले प्रॉब्लम है रहे हो। एक्चुअली। नहीं सर, नहीं सर, एक्चुअली एक फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरा आज से प्रॉब्लम नहीं है सर। जब एमटेक में एडमिशन लिया था तब भी मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था, तब भी मेरा ये मतलब तब से आज तक मेरा प्रोफेसर एक ही कहता है कि टेक्निकल नॉलेज एक्सपांड मतलब एक्सप्लेन कब करना सीखो। आज भी मेरा वही प्रॉब्लम कि मैं मतलब जो जो है अपने पास वो एक्सप्लेन नहीं, पीपीटी प्रेजेंटेशन में वही बात आ जाती है मेरे, मतलब जितना मुझे अच्छा बताना चाहिए उतना मैं बता नहीं सकता। मिरर के सामने खुद को डेली प्रेजेंट किया करो, आपसे बढ़िया क्रिटिक कोई नहीं है। या फिर एक मोबाइल के सामने फेस कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग करो खुद की, और बाद में उसे देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। और ये कोई वो बात नहीं हुई कि सर उस समय भी था आज भी है, 3 साल से एक ही चीज लेके चल रहे हो, ये कोई चीज बात थोड़ी हुई। 3 साल में आपने किया, आईआईटी में जाके लोग सीखते हैं, आईआईटी में जाके हम लोग सीखे थे। मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, बीटेक के बाद जो मैं था और आईआईटी के 2 साल बाद जो मैं था, उसमें जमीन आसमान का अंतर था भाई। सर एक्चुअली मेरे में जो देखूँ तो मैं आईआईटी में आने के पहले मतलब एक जो प्रेजेंटेशन पहले था वो हाँ, मुझे तो ये मतलब चीज कैसे आपको वो नहीं बोल आता सकते ही ना नहीं। कि, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये चीज आप नहीं कह सकते कि तब भी मैं ऐसा था आज भी ऐसा हूँ। ये लेकिन सर चीज जितना चाहिए उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ सर, मतलब मेरे थोड़ा मैं भी एक हुआ है तो यू शुड फील प्राउड। ओके सर, थोड़ा भी अगर हुआ तो यू शुड फील प्राउड, और ज्यादा नहीं हुआ तो इसमें तो हम पास इस पास अब तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप वहां पे ओके ज्यादा चीजों को यूटिलाइज नहीं कर पाए, पर ठीक है, किताबों से बाहर निकलो थोड़ा। टेक्निकल नॉलेज अच्छी होना अच्छी बात है, पर उसे एक्सप्रेस भी तो करना है। आप कहीं नए शहर में जाओगे, खाना खाने भूख लगेगी, अब वहां बाहर जाके देखोगे 2 रेस्टोरेंट दिख रहे हैं, एक टूटा फूटा सा खंडर जैसा पुराने जमाना टाइप, और एक थोड़ा डेकोरेटिव बढ़िया सा, किसमें जाने का मन करेगा। तो संकेत, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है ना, आपको नॉलेज है, आप सही पढ़ रहे हो। आप बस एक काम करना, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उसके आंसर्स एक बार मिरर के सामने बैठ के ट्राई कर लेना। बाकी जो भी मॉक इंटरव्यूज होंगे उन्हें देखना, और उनके भी जो आंसर्स होंगे एक बार वो खुद से मिरर के सामने बैठ के उसकी प्रैक्टिस करना। हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, इट्स ओके। यस, बट बस वही है कि नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ये सोच के जाना कि अगर मैं नर्वस हुआ तब तो डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होना, यस सर। लेकिन तो अगर ठीक मैं है कॉन्फिडेंट रहा तो चांसेस है कि हो सकता है। ये माइंड में थॉट रखना कि जब भी नर्वस होने लगे तो उसको बोलो यार तू वो नर्वस हो गया तो सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा, फिर इससे अच्छा है कि बेखौफ हो गए बोलो, शायद हो जाए, ठीक है।
बाकी सब ठीक है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। आंसर्स इनडायरेक्टली तुम सही कर रहे थे, बट डायरेक्टली अगर होंगे तो थोड़े ज्यादा चांसेस है बाहर के। और मजा आएगा। तो बाकी मुझे चीजें मतलब पढ़ लेना जो experience- जो हमने बताई है ना। Yes, sir. लाइक जैसे ऑटो साइकिल मैंने बात करी, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक बात करी, या जो भी चीजें मैंने पूछी, और बाकी जो भी मॉक इंटरव्यूज होंगे एक बार उन्हें देख लेना, उससे भी तुम्हें हेल्प मिली। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संकेत, थैंक यू सर, है ना। फिर मैं निकलता हूँ, एक बार आप Yes, देख sir. लो, एक बार फिर करते हैं बात। Yes. तो रिकॉर्डिंग में अभी स्टॉप कर रहा हूँ अभी के लिए।